हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको मैं अर्थक्वेक के बारे में और साथ ही साथ जो सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको पूरी तरह से मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे जैसे देखिए, आपको पता है कि अर्थक्वेक भाई शुरुआत कहाँ से होती है, उसका फोकस कहाँ पे है। बहुत एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एक आपको पता होगा एस्थेनोस्फेयर के बारे में, एस्थेनोस्फेयर के बारे में आपने सुना होगा। ये सब आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, आपको सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे 11th और 7th क्लास के एनसीईआरटी का सोर्स है। तो देखिए एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर के अंदर मैग्मा, बिकॉज ये अपना ए मॉल्टन स्टेट होता है, इट इज़ अ मॉल्टन स्टेट। इसी के अंदर कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है और इसके अंदर मूवमेंट्स हमेशा होती रहती हैं। तो इसकी मूवमेंट से हमें प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट तो हमेशा हो रही है, मूवमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्मा जो है वो घूम रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस मैग्मा की मूवमेंट की वजह से हमारे जो ऊपर की जो लेयर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उसमें जब दरार आती है, उसमें फॉल्ट जब क्रिएट होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। और जब फॉल्ट क्रिएट होती है तो उसमें भाई अब डिपेंड करता है भाई कि कहाँ पे हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर करते हैं फिर। और जहां से उसकी जब फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा तो यहाँ से सिस्मिक एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो आप बोलोगे भाई वो एनर्जी कैसे सीधा जाएगी क्या? तो देखो थोड़ा समझा देता हूं आपको मैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहां पे, अब यहां पे मान लेते हैं पॉइंट है ऐसा कोई, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर है, अभी अर्थ क्रस्ट टॉप पे, अभी 2D में तो ऐसा दिखेगा यार, ठीक है। यहां से अब निकलना चालू होगा, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा इसका जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कहां पे रहेगा? इसको मैं फोकस अगर बोलता हूं मैं, ये फोकस है या हाइपोसेंटर भी बोलते हैं इसे। तो इसका सबसे ज्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन कहां रहेगा? यहां पे रहेगा, डायगोनली रहेगा कि वर्टिकली रहेगा? वर्टिकली एग्जैक्ट अपोजिट, तो यहां पे रहेगा। ये अब इसको थोड़ा और ऊपर ले लीजिए, यहां पे रहेगा। थोड़ा पेन चेंज कर लूं मैं, ये देखिए ये वाले पॉइंट पे रहेगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर कहते हैं। और एपी सेंटर क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन यहां पे कैसे आता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई फोकस इज द पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। नहीं नहीं, इट इज नॉट द पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर का पॉइंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर का पॉइंट है। व्हाट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट? दैट इज एपिसेंटर। और एपिसेंटर इज नथिंग बट वर्टिकली एट द 90 डिग्री ऑफ द फोकस, सीधा रहता है बिल्कुल। समझिए अगर फोकस अर्थ क्रस्ट के अंदर है तो एग्जैक्ट सीधा, टेढ़ा बन गया माफ करिए, एग्जैक्ट सीधा, अरे बन जा भाई, एग्जैक्ट यहां पे सीधा, ठीक है। मिटा दो यार, इस पे बहुत बेकार हैंडराइटिंग आती है मेरी, ठीक है। तो ये फोकस है, तो यहां पे आप सीधा ऐसे कर लीजिए, यहां पे आपका एपिक सेंटर होगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन एक और अभी आपको बता, थोड़ा सोर्स बताता हूँ। ये देखिए 7th क्लास के एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, आप देखो ये डायग्राम देख लो जरा, ये 7th क्लास के एनसीईआरटी। ये क्या था भाई हमारा? ये था हमारा फोकस। अब एनर्जी भाई चारों तरफ जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे है? इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के एरिया में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिक सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे डायरेक्शन, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सारे डायरेक्शन में जाती है कि नहीं, डेफिनेटली सारे डायरेक्शन में जाएगी। और जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस आपके एपिक सेंटर से दूर जाते रहोगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी? कम होती रहेगी। सिस्मिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती रहेगी। यहां पे देखो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। अब सोचने वाली बात है कि अगर नेपाल में अर्थक्वेक आ रखा और मैं हूं महाराष्ट्र में, मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली तक उसके मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे तिब्बत में जब अर्थक्वेक आया था उसके मूवमेंट्स दिल्ली तक देखने को मिले हैं। तो और दिल्ली में क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए हमारी जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्रीज है, हमारे नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स हैं, वो अभी भी लाई करते हैं भाई, वहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले में टेक्टोनिक मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दैट लाइज इन द ग्रेड 5, या फिर आप उसको बोल सकते हैं क्लास 5 ऑफ द सिस्मिक जोन। हमारे इंडिया के जो 4 क्लासेस है ना, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, तो क्लास 5 जो है उसके अंदर लाई करता है नॉर्थ ईस्ट, JNK, पार्ट ऑफ द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एरिया, और कुछ क्लास जोन में, सॉरी जोन 4 में भी लाई करता है यहाँ पे। चलिए तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब जरा लाइन देखिए, लाइन पढ़ के देखिए। When the lithosphere plate move, lithospheric plate, the surface of the earth vibrate. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called the earthquake.
द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। वही जहां से मतलब क्रैक डेवलप हुआ ना, जहां से क्रैक डेवलप हुआ, जहां से एनर्जी बाहर निकली, जहां से सिस्टम के बाहर निकलना चालू हुए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। एंड द प्लेस ऑन द सर्फेस अबोव द फोकस, एग्जैक्टली अबोव द 90 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एंड वेरिएशन ट्रेवल, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, यहां से सीधा पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव। देयर आर, देखिए अभी सरफेस वेव होती है, बॉडी वेव होती है, बॉडी वेव दो टाइप की होती है, पी वेव, एस वेव, ये हम करेंगे बाद में। प्राइमरी वेव होती है, प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव उसको, एंड सेकेंडरी वेव उसको कहते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर मतलब ए नियर बाय एरिया। इस एरिया में बहुत ज्यादा डैमेज होगा, बिल्डिंग विल्डिंग गिरेगी, सब ध्वस्त होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सीधी सीधी लाइन यहां से उठा के पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, क्वेश्चन करेंगे इसको, चिंता मत करिए। तो आप समझिए कि 7th क्लास के एनसीईआरटी का क्या महत्व है। अब जरा कुछ चीज और बता देता हूं मैं। अर्थ मूवमेंट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन ये सब करा रखा है मैंने, दो टाइप के फोर्सेस करा रखा है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, सब करा रखा है मैंने। लेकिन वापस से रिकैप करा देता हूं आपको मैं। देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर लगती हैं, ये तो बहुत लॉजिकल है आपको। और इसके भी दो टाइप हैं, आपको बताया था मैंने, एक सडन होता है और एक स्लो होता है। सडन क्या होता है? जो इसका इफेक्ट होता है कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटेड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, देखिए आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस दे रखे हैं। डायस्ट्रॉफिक क्या होते हैं? जो स्लो होते हैं, जैसे सडन और स्लो, याद रखिए, आप वीडियो देखिए अगर उसके लिए आपने नहीं देखा है तो मेरा। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब जो स्लो होती हैं, जिसमें क्या बनते हैं? माउंटेन बन रहे हैं। माउंटेन कैसे बनेंगे अब खुद बताइए? माउंटेन फास्ट नहीं बनते, जैसे कन्वर्जेंट हो गया फिर डाइवर्जेंट हो गया। तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री जब बनती है, मतलब जब कोलाइड हो गया, जब बनेंगे भी तो बहुत आराम आराम से बनेंगे, आराम आराम से मूवमेंट होगा उसका। तो मूवमेंट, सॉरी, अब हिमालय का एक दिन में बनाए क्या? अब खुद बताइए। हिमालय को बहुत बनने में लंबा टाइम लगा है, और हिमालय की अगर हाइट बढ़ रही है तो मुझे बताइए क्या एक दिन में बढ़ रही है क्या? हर रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो प्लेट्स के मूवमेंट हमेशा स्लो होते हैं। यहां तक कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के अंदर एक और चीज आती है, माइनर अर्थक्वेक। माइनर अर्थक्वेक को भी आप यहां पे रख सकते हैं। आपको पता है ना, मैग्मा के अंदर जो अपना एस्ट्रोनोस्फेयर के अंदर मैग्मा की जो मूवमेंट है, जो कन्वेक्शन करंट, वो हमेशा चल रहा है, वो थोड़ी रुक रहा है। तो जैसे रिक्टर स्केल पे 1, 1.5, 2, ये अर्थक्वेक हमेशा इधर उधर छुटपुट आते रहते हैं, ये हमेशा चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे इसका। लेकिन जहां 5 से ऊपर हुआ, जैसे रिक्टर स्केल जिसपे हम देखते हैं कि कितना इंटेंसिटी था, कितना मेजरमेंट था उसका अर्थक्वेक का, तो हमें ये पता चलता है कि अगर जहां भी 5 से ऊपर गया तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए। इरोजनल तो ऑलरेडी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो, रिवर का अलग है, विंड के, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, हमने ऑलरेडी रिवर के हमने पढ़ रखे हैं कि भाई प्लंजेस बनते हैं, एलुवियल फैन बनते हैं, डेल्टाज, सब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो एक्सोजेनिक वो फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से इरोजन होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हमें देखने, इरोजन डिपोजिशन सब चलता रहता है। अब इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी होगा ना। अब अगर रिवर अगर इरोड कर रही है कुछ, तो कहीं ना कहीं जाके उसको डिपॉजिट भी कर रही है, तो इरोजनल डिपोजिशनल दोनों देखने को मिलता है हमें। तो एग्जाम में डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस अगर पूछा जाए तो दिमाग में रखिए, इट इज अ स्लो मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? स्लो मूवमेंट। और सबसे अच्छा एग्जांपल है माउंटेन बिल्डिंग, माइनर अर्थक्वेक, इसके एग्जांपल है। चलिए अब जरा ये भी पढ़ लीजिए, लिथोस्फीयर की एक डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूं मैं। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता होगा कि मैं फालतू पढ़ा रहा हूं, तो फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए, लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अब इतनी अच्छी डेफिनेशन यहां पे सीधा दे रखी है, ये तो 11th में भी नहीं दे रखा, ये तो लिटरली 11th में भी नहीं दे रखा। एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, कौन से लेयर में होती है? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है? अपर मेंटल का पार्ट है। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। अब देखिए क्लियर कट यहां पे लिखा है, ये शब्दों पे ध्यान दीजिए। अब आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि मैग्मा का जो मूवमेंट होता है अंडर द अर्थ क्रस्ट, वो किस तरह से होता है? सर्कुलर होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, कैसा होता है? तो बहुत क्लियर कट लाइन लिखी है यहाँ पे। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? 7th क्लास की एनसीईआरटी है। सोर्स आपको बताता हूं मैं। एंड मूवमेंट ऑफ दिस ब्लेज कॉज द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर स्लो मूवमेंट होंगे तो माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, ब्लॉक माउंटेन हो या फिर अपना यंग फोल्ड माउंटेन हो, फोल्ड माउंटेन हो। लेकिन अगर फास्ट होंगे तो हमें अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो ये सब देखने को मिलेगा, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा। लेकिन अर्थ क्रस्ट पे कुछ ना कुछ तो इसका दबाव पड़ेगा ही। वोल्केनो हमें निकलेंगे, मतलब एरप्शंस होंगे, वोल्केनिक लावा निकलेंगे, ठीक है।
अब दो टाइप के फोर्सेस, तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ क्रस्ट के अंदर लगती हैं, एक्सोजेनिक जो अर्थ क्रस्ट के बाहर लगती हैं, ऑलरेडी पढ़ रखा हमने। ये देखिए इसलिए बोलते हैं कि बच्चों वाली एनसीईआरटी इग्नोर मत करिए, वहां से भी बहुत अच्छी चीज आपको बताता भी रहता हूँ, वोल्केनो के अंदर भी बताया था मैंने। चलिए ये देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ लीजिए जरा इसके बारे में। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट। ऑलरेडी आपको मैंने पीआईक्यू कराते टाइम बताया था कि ऐसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, कराया था ना, एंड 4 माइनर प्लेट्स हैं, याद करिए। अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी के पीआईक्यू नहीं देखे तो देखिए, ये ऑलरेडी अभी इसी की तो बात हो रही है यहाँ पे। उसके अंदर ओशनिक प्लेट भी आती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों आती है यहाँ पे। तो ये मत सोचिए किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आते हैं, दोनों प्लेट्स आती हैं। कभी कभी ये भी दिमाग में, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू द ओशनिक प्लेट, ये पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल थ्योरी में पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ये सब चीज एग्जाम में आते हैं सीधा। चलिए अब 7th क्लास के एनसीईआरटी ऑलमोस्ट गो थ्रू कर लिया हमने। अब देखते हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी। देखिए ये डू यू नो, वैसे छोटे छोटे है ना साइड में जब लोग बना के रखते हैं ना तो बहुत मस्त लगता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जब उठ के डायरेक्टली आता है तो पता चलता है कि यूपीएससी कहां कहां तक क्वेश्चन पूछती है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पी वेव के ऊपर, कि पी वेव साउंड वेव की तरह है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, पी वेव इज लाइक अ साउंड वेव। कैसे? बिकॉज साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है आपको? सीधा यहां से क्वेश्चन। अब बोले ये तो 11th में लिखा, हाँ भाई 11th में लिखा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं 11th में नहीं लिखा है, लेकिन 7th क्लास की पढ़ के अगर रिवीजन हो रहा है तो प्रॉब्लम है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो पी वेव क्या है यहाँ पे भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव विच इज इक्वल टू द साउंड वेव। अब बताइए, क्या साउंड यहाँ पे ट्रेवल नहीं करता? एयर में करता है। क्या सॉलिड में ट्रेवल नहीं करता? करता है। क्या लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता? करता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है कि पी वेव ट्रेवल्स ओनली इन द सॉलिड, कैनॉट ट्रेवल इन द मैग्मा या लिक्विड। अब बोले ये तो हो गई समस्या, क्योंकि पी वेव इज लाइक अ साउंड वेव, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन द एयर, वाटर, सॉलिड, सब जगह पे कर सकता है। तो इसका मतलब भाई स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा अगर वैसा दिया जाता है, विच मीन्स दैट पी वेव कैन ट्रेवल एवरीवेयर। सिंपल सी बात है। ओके, एस वेव क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होती है। एल वेव लव वेव बोलते हैं उसे, चलो ये सब, या सरफेस वेव बोलते हैं। बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है सरफेस वेव की वजह से, ठीक है। मतलब मोस्ट डैमेजिंग अगर वेव कोई है तो है सरफेस वेव, मोस्ट डैमेजिंग होती है, ठीक है। बिकॉज भाई ये क्या करती है? स्क्वीज करती है, स्ट्रेस करती है, मतलब हमें ये सब देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अभी तुम बोलोगे सब 7th क्लास का सोर्स है यार, ये जो डाला है ना मैंने, सब 7th क्लास का सोर्स डाला है। अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं? एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। देखिए सिस्मोग्राफ पे क्या होता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि भाई ना उसके रिकॉर्डिंग्स कर ली जाती है कि भाई कितना मैग्नीट्यूड था उसका और डायरेक्शन क्या था उसका, ये सब चीजें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सिस्मोग्राफ पे। लेकिन एक पर्टिकुलर स्केल है, कौन सी स्केल है? रिचर स्केल है। उससे बताता है भाई, उससे पता चलता है कि उसका 7 था कि 2 था। और जैसे अगर मैं लिखूं 2 है और एक 3 है तो दोनों में अंतर मालूम है कितना होता है? 10 गुने का अंतर होता है। मतलब इंटेंसिटी जो होती है ना 10 गुना होती है। अगर बोलो कि रिचर स्केल पे 2 मेजरमेंट आया है तो आप पढ़ते होंगे ना कि 2.0 या 2.5, 2.3 इतना हमें देखने को मिला है, इंटेंसिटी इसकी इतनी थी। अगर वही अगर 3 कर दो तो समझ लीजिए 2 और 3 में सीधा 10 गुने का अंतर है, इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। अगर 3 से 4 करो तो अगेन 10 गुना बढ़ रही है इंटेंसिटी यहाँ पे। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, मतलब वही जो ये तो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन बी डैमेजिंग, और 6 तो और समझ लीजिए डैमेजिंग, और 7 के ऊपर तो बात ही मत करिए आप। 7 तो मेजर है, सीधा मेजर अर्थक्वेक होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन के सोर्सेस हैं, ये सब यहां से पीआईक्यू आपके लिए बना हुआ है। आपको लग रहा होगा नहीं आता, आता है। अब आपकी मर्जी, आप कितना इस पे ध्यान देना चाहते हैं। चलिए अब इस सेम चीज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, जो चीजें बताता हूं आपको। पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। तो फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज है। कहां मिलेगा? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेगा। एनर्जी वेव ट्रैवलिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन रीच टू द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यही चीज बताई थी आपको मैंने, यही चीज है ही यहां पे। The first one to experience the wave, it is a point directly above the focus। और फोकस का अभी ये भी देते हैं कभी कभी, ये भी क्वेश्चन आता है कि एपिसेंटर ऊपर होता है, फोकस सॉरी एपिसेंटर नीचे होता है। जैसे ऐसे समझिए, एपिसेंटर यहाँ पे नीचे है और फोकस ऊपर है, तो लोगों को लगता नहीं फोकस नीचे है भाई, फोकस नीचे है, एपिसेंटर ऊपर है।
ठीक है, सबसे पहले जो वहां पे वेव जो पहुंच रही है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट कर रही है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और सबसे इजीली जो पहुंचती है वो सीधा पहुंचती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, कितने टाइप ऑफ अर्थक्वेक होते हैं। मेजर जो हमें अर्थक्वेक का टाइप हमें देखने को मिलता है वो टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से देखने को मिलता है। सबसे मेजर टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से हमें मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अब ये बोलोगे कि सिर्फ टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से होता है, नहीं, बहुत सारे और भी चांसेस होते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस होता है, उसकी वजह से भी भाई मेन क्या है कि हमारे फॉल्ट अगर क्रिएट हो रहा है किसी भी वजह से, क्या है दिमाग में रखिए, किसी भी वजह से अगर हमारे अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, जब फॉल्ट अगर क्रिएट होगा दैट कैन लीड टू द चांसेस ऑफ द अर्थक्वेक। ये दिमाग में रखिए। अब कौन कौन सी चीजों की वजह से फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, देखिए टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से तो हो सकता है। अगर एक प्लेट दूसरे के ऊपर भाई अगर मूव करना चालू कर दे, स्लाइड करना चालू कर दे, बीच में अगर गैप क्रिएट हो जाए, बिल्कुल। एक भाई अपना होता है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, उसको बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। बिल्कुल चांसेस है भाई, बिल्कुल चांसेस है कि वोल्केनिक इरप्शन हो, उसकी वजह से टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए एंड दैट लेड टू द अर्थक्वेक इन नियर बाय एरिया, होते हैं। चलिए अगला भाई देखिए, समटाइम द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, अगर माइन है भाई वो कोलैप्स हो गया, आपको पता अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, अगर कोलैप्स हो गई और अंदर खाली रहा पूरा, तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि हमें अर्थक्वेक आ जाता है। बिकॉज हमें छोटे मोटे आता है। मेन क्या है कि अब खुद सोचिए कि यार धरती माता इतनी बड़ी है, इतना लोड लेके चल रही है, अगर उसमें अननेसेसरी एक्टिविटी कोई होगी तो जरूर थोड़ा बहुत भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होंगे, तो दैट लेड टू द इम्बैलेंस। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो ऑकर्ड, जैसे अभी हैवी एक्सप्लोजन्स होते हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं मैं। आई स्टे नियर बाय इन द देवलाली में यहाँ पे फायरिंग रेंज है, और यहाँ पे आर्म्स एंड अम्युनिशन भी स्टोर किए जाते हैं। आपको बताता हूँ मैं, आर्म्स एंड अम्युनिशन यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, और जब पुराने आर्म्स एंड एम्युनिशन हो जाते हैं ना, तो उसको ये लोग प्रॉपरली वो करते हैं, एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं जब बहुत ही पुराने हो जाए, बिकॉज उसको यूज नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रॉय जब करते हैं तो लिटरली बताता हूँ हमारे घर की खिड़कियां हिलती हैं। इट हैपेंड वंस कि पुराने इन्होंने जो आर्म्स एंड एम्युनिशन थे उसको, बेसिकली जो गोला बारूद है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था एक बार। तो इतना ज़्यादा ऐसा लगा था, 4 से 5 बार पूरा देवलाली हिल गया था, पूरा देवलाली हिल गया था, ऐसा लगा था अर्थक्वेक आया है। मोस्ट ऑफ द पीपल केम आउटसाइड ऑफ द हाउस, खिड़कियां इतनी जोरों से हिल रहे थे, थर 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 थर। तो जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो समझिए कि किस लेवल के अर्थ क्रस्ट के अंदर कंपन आएगा, और दैट कैन लेड टू द अर्थक्वेक। चांसेस है जब एक गोला बारूद जो समझ लीजिए थोड़ा बहुत है वो इतना कंपन क्रिएट कर सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो समझिए कि फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर बड़े बड़े एक्सप्लोजन जब होते हैं तो कितना बड़ा कंपन होता है किसी एरिया में। तो दैट कैन लेड टू दैट, ये एक तरह से मैन मेड आप बोल सकते हो। मैन कॉजिंग, मतलब हमारी गलती की वजह से हो रहा है, हम क्रिएट करा रहे हैं, होता है। जब हम बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाते हैं, देखते हो ना रिजर्वायर बनाते हैं भाई, अपना एक कौन सा डैम है जो चाइना ने बना रखा है, 3 गॉज डैम ऐसा कुछ नाम है ना उसका, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिला था कि टेक्टोनिक मोमेंट्स मिले थे। बड़े बड़े जब डैम बनते हैं तो कितना ज्यादा वाटर स्टोर किया जाता है उसके अंदर से, अगेन इट क्रिएट अ प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको एक बाल्टी देता हूं पानी भर के, और आपको बोलता हूं सीढ़ी पे जा ऊपर और वापस लेके आ, जा ऊपर लेके आ। थोड़ी देर में देखिएगा कि आधा बाल्टी खाली हो गया है, क्योंकि पानी निकल रहा है ना। तो जब ऑफकोर्स ही बात है, बैलेंस कर रहा हो अपने आप को, तो वही हमारी धरती माता भी कर रही। ज्यादा रहेगा तो क्या करेगी, बैलेंस करेगी, कहीं ना कहीं उड़ाएगी, गिराएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो सिंपल सी बात है, वही होगा यहाँ पे भी। हम इतना एक्सेस ज्यादा बर्डन देंगे तो दैट कैन लीड टू इट द अर्थक्वेक दैट मे ऑकर इन द एरिया ऑफ रिजर्वायर्स। बड़े बड़े रिजर्वायर बनाओगे तो डेफिनेटली दैट लेड टू द इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो दिमाग में रखिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अर्थक्वेक कौन कौन कारणों से आ सकता है। एक तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गए, एक वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, और एक इसलिए आपको एग्जांपल दिया मैंने एक्सप्लोजन्स का। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, फिर ऐसे भी कोई जब एक्सप्लोजन हमें देखते हैं बड़े लेवल पे, हम एक्सप्लोजन देखते हैं आर्म एंड एम्युनिशन की, तो उसमें भी चांसेस होते हैं आने के। आपको एक एग्जांपल बता दिया मैंने। उसके बाद बड़े बड़े जब रिजर्वायर बनाओगे, डैम बनाओगे, तो उसकी वजह से भी हमें टेक्टोनिक मूवमेंट, इसलिए डर रहता है, हमेशा डर रहता है। जब भी रिजर्वायर बनाया जाए, डैम बनाया जाता है, तो एक बहुत बड़ा डर रहता है भाई आसपास कहीं अर्थक्वेक के झटके उठ के ना लग जाए। ठीक है, तो पूरा डैम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पूरा डैम जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर समझिए बहुत ज्यादा जान माल का वहां पे खतरा रहता है। So that's one of the key concern while making the dam। चलिए अब मेजर किससे करते हैं भाई, इसको करते हैं रिचर स्केल पे मेजर।
रिचर स्केल वो मतलब बताता है, वो एक स्केल है जो बताता है भाई कि इंटेंसिटी उसकी कितनी थी। वैसे तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे, दिमाग में रखिए, रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे, लेकिन मेजर किया जाता है रिचर स्केल पे। एक इससे पहले एक और स्केल था जिसका नाम था मर्कली स्केल। मर्कली एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है कि मर्कली स्केल और रिचर स्केल में अंतर क्या है। तो मर्कली स्केल बनाया गया था, वो इस पे था कि कितना ज्यादा उस एरिया में डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पे था। अब अगर आपको बोलूं कि राजस्थान में अर्थक्वेक आया और दिल्ली में अर्थक्वेक आया, राजस्थान के रेत में, रेगिस्तान वाले एरिया में अर्थक्वेक आया, तो आप बोलोगे दिल्ली में ज्यादा डैमेज होगा, तो उस बेसिस पे उसको मेजर किया जाता था, इंटेंसिटी उसकी कितनी थी उस पे। तो इसको इंटेंसिटी स्केल भी बोलते हैं, मर्कली स्केल को, और पर्पस होता है कि कितना डैमेज होगा। अब से सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं कि मर्कली स्केल दो जगह ले लीजिए, एक लद्दाख का एरिया ले लीजिए, मान लेता हूं लद्दाख की बंजर जमीन, या कच्छ की बंजर जमीन ले लेता हूं मैं, और दिल्ली लेता हूं मैं, या आपके आसपास का जो भी है जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन रह रहा है, दोनों में से बताइए अगर अर्थक्वेक दोनों जगह पे आता है एट द सेम टाइम, तो ज्यादा डैमेज कहां पे होगा? आपके एरिया में होगा, जहां पे पॉपुलेशन रह रही है। तो डेफिनेटली इंटेंसिटी क्या बताएगा भाई? मर्कली स्केल बताएगा भाई जिस एरिया में पॉपुलेशन रहे, जिस एरिया में इंसान रह रहा है, उस एरिया में ज्यादा होगा डैमेज। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। उसके बेसिस पे मर्कली स्केल काम करता था। द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल इज, इसलिए इसको इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं, कितना डैमेज कर रहा है उस बेसिस पे डिटरमाइन करता था। आजकल तो हम रिचर स्केल यूज करते हैं वैसे, ठीक है, बट एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इफेक्ट हमें देखने को क्या मिलता है? देखिए, ग्राउंड शेकिंग होता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड द मड स्लाइड दैट कैन लेड टू द वॉल, यहां तक कि ये भी होता है, हमें क्या बोलते हैं उसे, अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनोज आ जाते हैं, सॉरी हाँ, वोल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। सॉलिड लिक्विफिकेशन, मतलब सॉइल थोड़ी अंदर धंस जाती है। ग्राउंड लर्चिंग, मतलब अगेन ये सब पिक्चर्स आपके लिए ऐड किए हैं, टेंशन मत लीजिए। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्लड फ्रॉम डैम, लीव्स फेलियर, ये सब हमें देखने को मिलता है। वैसे सुनामी, वाटर के अंदर सुनामी आ जाती है, वाटर के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है, दैट कैन लीड टू द सुनामी। ये सीधा सीधा आपको दिमाग में रखना चाहिए, ओके। बिकॉज जब भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जापान वाला एरिया हो गया, जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया हो गया, वहां पे अर्थक्वेक आता है, तो दैट कैन लीड टू द सुनामी। सुनामी में भी काफी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एपिसेंटर एक तरह से बन जाता हो। चलिए, अब कुछ चीज आपको और रखिए, देखिए यहाँ पे आपके बुक से लिया हुआ है, सब चीज बुक से लिया, मेरा खुद का कुछ नहीं है भाई, ये सब बुक का ही सोर्स है। क्यों? क्योंकि बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रीड करिए। मेरी वीडियो देखने के बाद इतना थोड़ा सा मैं चाहूंगा। द अर्थक्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड 8+, बहुत ही ज्यादा होता है, और 1 ईयर 2 ईयर भाई क्या बोलते हैं, ऑकर वंस इन 1 और 2 ईयर, वेयर एज दोज ऑफ टाइनी टाइप मतलब 1 या 2 जिनका स्केल होता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर 1 मिनट आते रहते हैं। तो 8 से ऊपर वाले बहुत ही डेंजरस होते हैं, यहाँ तक 8 क्या 6 या 7 वाले भी डेंजरस होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। Consider the following statement. The point inside the earth crust where the earthquake originate is called epicenter. बताइए, उसको एपिसेंटर बोलते हैं? नहीं, उसको हम बोलते हैं फोकस, या हाइपोसेंटर उसको हम बोलते हैं। The intensity of the earthquake is generally highest near the focus and decreases v away from the focus पे होता है, फिर इस पे होता है, अपने एपिसेंटर पे होता है। अब बताइए मुझे आप, earthquake travel outward from the epicenter in all direction, तो सही बात है, हाँ बिल्कुल करता है। तो अब बताइए, आपको 3 सही लगता है? पहला वाला तो गलत है, तो पहला वाला जहां जहां हटा दीजिए। अब बताइए, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज जनरली हाईएस्ट नियर द फोकस, नियर द फोकस है नियर द एपिसेंटर, बोलिए। तो कुछ भी बोले यार, फोकस तो फोकस है ना जहां से शुरू हो रहा है, फोकस है जहां से शुरू हो रहा है, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा वहीं पे रहेगी ना, डेफिनेटली सही है। एंड डिक्रीज एज मूव अवे, तो जहां जहां फोकस से आप दूर जाते रहोगे, फोकस से सबसे नियरेस्ट एपिसेंटर मानता हूं मैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो फोकस पे ही होने वाली है। चलिए, तो 2 और 3 सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट नियर द एपिसेंटर या फोकस ऑफ, चलिए, with reference to the moment of lithospheric plate consider the following. Lithospheric plate move due to the circular movement of the molten magma inside the, बिल्कुल सही बात है। और कौन से सर्कुलर मूवमेंट होता है molten magma का? कहां होता है? स्टेनोस्फेयर में होता है। Endogenic forces are responsible for the shaping landform by the external agent. Endogenic forces में external agent कहां से आ गए भाई? एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है? टेक्टोनिक मोमेंट्स होते हैं, यहाँ में सडन होती हैं या फिर स्लो होती हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये देखिए, ये उल्टा करके दिया था इन्होंने, ऐसे क्वेश्चन आता है। एंडोजेनिक में आप दिमाग में रखिए कि जो इंटीरियर में हो रहा है, और एक्सोजेनिक आउटर में हो रहा है। चलिए, तो पहला वाला सिर्फ सही होगा, बाकी 2 गलत होंगे। चलिए, विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग। टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर द मोस्ट कॉमन टाइप caused by the sliding of the rock along the fault plane. बिल्कुल, volcanic earthquake occur in the area of active volcano and the subclass of the tectonic, ठीक है। Richter scale measure earthquake intensity while the Mercalli scale measure the magnitude of the, नहीं, earthquake की intensity Mercalli scale करता है और Richter scale उसका magnitude करता है, तो अपोजिट इन्होंने दे रखा है।
अर्थक्वेक कैन ट्रिगर सेकेंडरी हजार्ड सच एज सुनामी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। फायर तो ठीक है, लेकिन सुनामी उनामी तो बिल्कुल कर सकता है। चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला सही है, थर्ड वाला ने उल्टा दिया है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 4, सेकंड थर्ड वाला उन्होंने उल्टा दिया था। रिचर स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड नापता है, और इंटेंसिटी, हम मर्कली स्केल को हम बोलते भी इंटेंसिटी स्केल बाय द वे। चलिए, with reference to the earthquake, consider the following. The focus of earthquake is the point on the earth surface directly above the epicenter. देखिए उल्टा कर दिया ना वापस से। एपिसेंटर कहां होता है, ऊपर होता है। फोकस कहां होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। यही लोगों में का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, फोकस कहां है, एपिसेंटर कहां। तो ये गलत हो गया। सिस्मिक वेव ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड बिल्कुल करती है। मर्कली स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड डैमेज, बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। मर्कली स्केल क्या करते हैं, इंटेंसिटी स्केल उसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन द कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सही है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एक्टिविटी? कौन सा? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक हमारे हाथ में है क्या? मैं फोर्स कर सकता हूँ क्या? टेक्टोनिक मूवमेंट कर सकता हूँ क्या? मैं पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे करूं? या फिर एयर वाटर कैसे कर सकता है? रिवर कैसे कर सकती है? वॉल्केनिक क्या बोला है? ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। वॉल्केनिक में मैं क्या मैग्मा निकालूंगा पकड़ के बाल्टी में से? नहीं कर सकता ना। कोलैप्स अर्थक्वेक मैं नहीं कर सकता। एक्सप्लोजिव मैं एक्सप्लोजन करा सकता हूं, मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैं आर्म से एनिमेशन का बड़े लेवल पे एक्सप्लोजन कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो यहां पे एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन अर्थक्वेक इज लेड टू द, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो सबसे कॉमन है, वोल्केनिक अर्थक्वेक अगेन, रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक, सुनामी इंड्यूस अर्थक्वेक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ऑकरिंग? बताओ भाई। रिजर्वायर तो हम बनाते हैं ना, रिजर्वायर तो हम बनाते हैं। थर्ड वाला हटा दो, बाकी सब 1 to 4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन अगेन, आपका सोर्स क्या है? आपका अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वहां पे मिल जाएगा। चलिए, आपको अब स्लाइड देख रहे हैं तो उसमें से भी आपको काफी अच्छा रेफरेंस मिल रहा होगा। सॉइल लिक्विफिकेशन ऑकर व्हेन लूज water saturated soil temporarily loses strength due to the seismic vibration. चल, avalanches caused by the earthquake are more common in the polar and high altitude. बिल्कुल सही बात है, avalanches हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। earthquake can cause ground shaking, tsunami and even the structural collapses. बिल्कुल सही है भाई, सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला देखते हैं। तो सॉइल लिक्विफिकेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉइल जो होती है थोड़ी धस जाती है। तो वही सॉइल होती है जो थोड़ा लूज होती है, वो आराम से धस जाती है। जैसे इसका फोटो दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए, ये है, दिख रहे हो आप? लूज सॉइल है, अंदर धस गई, उसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। और ग्राउंड लर्चिंग क्या होता है, ये देखिए, ग्राउंड पूरा हिल गया है यहां से। ऐसे जब कभी भी ज्योग्राफी में कोई टर्म ना समझे ना, इसकी फोटो देख लेना, समझ में आ जाएगी। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। एक गूगल करने का 2-3 बार, और ऐसे देख लेने का 3-4 फोटो देख लेने का, खुद समझ में आ जाता है। बहुत बार ज्योग्राफी की अगर बिल्कुल ना समझे, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बिकॉज टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ में नहीं आती सबको। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम देखते हैं ना, हमारे अराउंड ही तो हो रहे हैं सारे के सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर। चलिए, अब जरा हम सिस्मिक वेव पे देख लेते हैं। देखो, ऑलरेडी मैंने इसको अपने क्वेश्चंस में भी करा रखा है, बट सोचा कि अलग से यहाँ पे डाल देता हूँ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक है बाय द वे, आपको बताओ। ये हमारे एनसीईआरटी का भी टॉपिक है। हमारे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ह्यूमन सेटलमेंट आई थिंक रिलेटेड कुछ है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें भी पढ़ा है। कितने जोन है? पहली बात 4 जोन है, दिमाग में रखिए 4 जोन है। सबसे जो हाईएस्ट सिस्मिक एक्टिविटी कहाँ होती है, वो होती है जोन 5 में। जोन 5 में कौन कौन से एरिया आते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा भरा पड़ा है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, कच्छ रीजन है। जो रेड किए हैं वो तो आपको दिमाग में रहने ही चाहिए कैसे भी। जोन 4 में क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या आता है? दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, अपना जम्मू कश्मीर का पार्ट आता है, आपको वहां पे जोन 4 में मिल जाएगा। जोन 3 में बहुत मॉडरेट रिस्क वाला है, कोस्टल रीजन आते हैं, और जोन 3 में आते हैं। सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बोलो मुंबई किस में आता है? मुंबई कोस्टल रीजन का पार्ट है, इसमें आ जाएगा। और जोन 2 में क्या आएगा? डेक्कन आएगा, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। वैसे जोन 2 जोन 3 यहीं पे घूमता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा करके आपको क्वेश्चन जोन 4 और जोन 5 में आता है। कभी कभी तो ये भी पूछते हैं कि 4 जोन देंगे और चारों का मैच द फॉलोइंग आपको देंगे, ये भी क्वेश्चन देते हैं लोग, ठीक है। तो ये दिमाग में आप रखिए। अब देखिए, आपके लिए मैप, आपके लिए देखिए, जोन 5 वाला एरिया है पूरा नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम किस में आ रहा है? इधर गया सिक्किम, सिक्किम आता है जोन 4 में। दिमाग में रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम के ऊपर। सिक्किम अलग से है यहाँ पे, ठीक है। कच्छ वाला रीजन यहाँ पे देखिए, जोन 5 में आता है। उसके बाद पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर, उधमपुर एरिया कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना उत्तराखंड का, जो किस में आ रहा है? जोन 5 में आता है। ये देखिए, मुंबई आता है यहाँ पे, ये किस में आता है? मुंबई के नियर बाई एरिया है, ये आता है अपना जोन 4 में, ओके। बाकी तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो ये खाली वाले एरिया है वो जोन 2 के हैं, ठीक है, और सॉरी जोन 3 के हैं, और बाकी वाले जो है वो जोन 2 के हैं।
चलिए, तो राजस्थान अगर पूछा जाए तो राजस्थान मिलनी आपको देखने को मिलेगा जोन 2 के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जोन 5 इज अ लिस्ट नहीं है, जोन 5 सबसे ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। जोन 5 सबसे ज्यादा है तो ये वाला तो हटा ही दो, पहला गलत हो गया। जोन 4 कवर्स दिल्ली, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। देखिए मैप देख लीजिए, जोन 4 में क्या है, दिल्ली था, हाँ दिल्ली का आसपास का एरिया है पूरा। बिहार, हाँ बिहार वाला पार्ट है यहाँ पे, उसका जम्मू का पार्ट है, उत्तराखंड का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, जोन 4 में आएगा ही आएगा। कच्छ रीजन कहां पे, ये देखिए कच्छ रीजन किस में लाई कर रहा है, जोन 5 में लाई कर रहा है। जोन 2 में कैसे होगा, जोन 2 में सबसे लिस्ट होता है, तो यहाँ पे एक ही पहला, सॉरी ये भी गलत है, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला गलत है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। पढ़ लीजिए आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया फॉल अंडर द सिस्मिक जोन 5, सिस्मिक जोन 5 पूछा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्कुल, अंडमान निकोबार बिल्कुल, वेस्टर्न कच्छ रीजन ऑफ गुजरात सही है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिल्कुल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देखिए, नहीं आई थिंक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं, जोन 5 में नहीं आएगा। चलिए है क्या यहाँ पे, देखते हैं जरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश नहीं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश 4 में आता है, 4 के अंदर आ जाएगा, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है चलेगा। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या है, किधर गया, तो कच्छ वाला तो है, फर्स्ट भी है 2 भी है, तो 1 2 4। चलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं है, दैट इज फॉल अंडर द, सॉरी 3 के अंदर आता, 4 के अंदर भी नहीं आता, 3 के अंदर आता। चलिए which of the following factors are responsible for the determining the seismic zone of the region? Historical earthquake data, tectonic plate movement, population density of the region and geological study। क्या क्या वे डिटरमाइन करते हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस भी है आपके लिए। देखिए हिस्टोरिकल अर्थक्वेक डाटा हमें पता चलेगा भाई कि अर्थक्वेक किस रीजन में ज्यादा आता है, कम आता है, बिल्कुल। टेक्टोनिक मोमेंट सबसे मेजर तो यही है। पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है, डिटरमाइन करती है कि भाई उस एरिया में डैमेज कितना होगा, लेकिन सिस्मिक जोन नहीं बताती ना, सिस्मिक जोन नहीं बताती है कि किस एरिया में, भाई वो तो डिटरमाइन करता है मूवमेंट्स के ऊपर, जियोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर। तो 1 2 एंड 4 पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी जरूर हेल्प करेगी डिटरमाइन करने के लिए कि डैमेज कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा यहाँ पे डैमेज ज्यादा होगा, ये तो बहुत लॉजिकल है वैसे। तो थर्ड वाला यहाँ पे नहीं होगा, बाकी तो सही होगा यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग, अच्छा रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, देखिए आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, वही टाइप के क्वेश्चन है, ओके। और आप उसके बाद ये भी वही है, मर्कली स्केल के ऊपर है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। सो होपफुली आपके लिए मैंने इस पूरे वीडियो में क्या समझाया कि अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक के एरिया क्या है। अभी यहाँ पे जो अगला वीडियो आपके लिए रहेगा वो रहेगा पी वेव, एस वेव, और यहाँ पे सिस्मिक जोन कौन कौन से हैं, सिस्मिक सॉरी अपने शैडो जोन कौन से हैं, ये सब एग्जाम में पूछा था। पी वेव के लिए शैडो जोन क्या है, एस वेव के लिए क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर पूरा रहेगा। तो अगला वाला जो वीडियो होगा पूरा सिस्मिक जोन के ऊपर रहेगा, सॉरी सिस्मिक वेव के ऊपर रहेगा, माय मिस्टेक, बार बार बोल रहा हूँ मैं, सिस्मिक वेव के ऊपर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।